हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। आज हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो बेसिक जो जो टॉपिक है उनको कवर कराऊंगा। वो बेसिक टॉपिक कवर करने के बाद में फिर हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, ये मेरा थंबनेल है। तो आज क्लास फर्स्ट है, और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, और आगे और जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाऊँगा। कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या क्या टॉपिक हमारे आते हैं। तो ये है हमारा आज के टॉपिक। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने बहुत ही आज तैयारी की है, मतलब सिस्टमेटिक करने के लिए, ताकि आप सबको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है परमाणु। तो क्या होता है परमाणु? देखिए, ये जो प्रकृति है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे छोटा जो कण है उसे परमाणु नाम दिया है। इस दुनिया का, पृथ्वी का, प्रकृति का सबसे छोटा कण है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे परमाणु कहा जाता है। यह परमाणु इन परमाणुओं को आपस में जोड़कर फिर अणु बनता है। फिर क्या बनता है? अणु बनता है। और इन अणुओं से तत्व, और उन्हीं तत्वों से फिर, इन्हीं अणुओं से फिर बनता है हमारे तत्व, और इन्हीं तत्वों से आपस में मिलके फिर बनता है यौगिक। क्या बनता है? उन्हीं तत्वों से यौगिक बनता है। और हम अलग अलग यौगिक के उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो परमाणु से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर परमाणु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो परमाणु जो होता है, ये एक परमाणु है, जैसे सबसे छोटा कण है परमाणु। इस परमाणु के हमने और टुकड़े, इस परमाणु के अंदर क्या होता है आखिर? हर तत्व का अलग अलग परमाणु होता है, और सभी के अलग अलग परमाणु अलग अलग गुण रखते हैं। इस परमाणु के अंदर, जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर, एक तो प्रोटॉन होता है। एक क्या होता है? प्रोटॉन, जिसे पी से दर्शाते हैं, प्रोटॉन। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोटॉन, इसे वैसे लिखा हुआ है। और इसी के अंदर न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर चारों ओर, यहाँ पर, इसके बाहर चारों ओर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये यहाँ पर इसके बाहर चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये परमाणु है, इसका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु जो होता है, इस परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ प्रोटॉन की बात होती है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। धन मतलब होता है प्लस, तो प्लस आवेश होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, जिसे अपन नेगेटिव भी बोलते हैं, और धन आवेश को पॉजिटिव बोलते हैं, और ऋण आवेश को क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन जो होता है, उसके ऊपर वह क्या होता है? वह आवेश रहित होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है। तो ये तीनों हो गए। अब इनकी एग्जैक्ट मान, सही मान भी होता है इनका। प्रोटॉन जो होता है, उसके ऊपर
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। -19 कूलाम आवेश होता है। कूलाम को C से दर्शाते हैं, ये होता है। तो प्रोटॉन में धनावेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस के 1.6 इंटू 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। तो हमें सभी का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करने की आवश्यकता वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन हमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए हमें कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए और उन्हीं के परमाणु भार। वैसे परमाणु भार जो होता है वह परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है, लगभग समान बोल सकते हैं अपन। परमाणु जो क्रमांक है, यहाँ लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक जो होता है उसको 2 से गुणा कर दो, तो हमारे क्या नाम आ जाता है, परमाणु भार आ जाता है। तो इसे अब अपन करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन हमारे मुख्य कौन कौन से पदार्थ हैं, तत्व है सॉरी, तो उन तत्वों में सबसे पहले अपन बात करते हैं। हमें वैसे सबको 30 तक तो लगभग याद होनी ही चाहिए कि हमारी जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और उस आवर्त सारणी के हिसाब से 30 तक हमें परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये 30 तक लगभग सबको याद होना चाहिए सीरियल वाइज। तो यहाँ पर नाम आया है कॉपर, और हमें पता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कॉपर चालक है। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, कॉपर होता है। और कॉपर को किससे दर्शाते हैं, Cu से दर्शाते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक, अभी मैंने टेबल बोली है, सारणी बोली है, उसमें 29वें नंबर पे आया था। परमाणु क्रमांक किस नंबर पे आया था, 29वें नंबर पे। तो जस्ट इसका डबल होगा परमाणु भार। तो परमाणु भार की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें परमाणु क्रमांक की आवश्यकता है। इसका परमाणु भार हमें याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉपर के अलावा क्या आता है। कॉपर का हो गया। अब जैसे हमें बहुत सारे हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का कितने नंबर पे आता है, कार्बन कितने नंबर पे आता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो 6 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो ये सब को समझाने की, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो यह सब इसलिए बता रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है। इनका इलेक्ट्रिसिटी से ये रिलेशन है कि इसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसको अब अपन कैसे काम में लेंगे, तो जैसे हम देखते हैं, इसी से हमें पता लगता है कि कौन सा पदार्थ हमारे चालक है, कौन सा कुचालक है और कौन सा अर्धचालक है। अब यहाँ पर मैं आपको चालक कुचालक भी बता देता हूँ। चालक पदार्थ, जैसे ये अगली स्लाइड है हमारी, चालक पदार्थ, इसी को अपन वापस उसी टॉपिक से भी रिलेशन करके आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होने लग जाती है, जिनमें धारा क्या होती है, आसानी से बहती है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, लोहा। तो चांदी जो होता है वो हमारा सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, हमारा चांदी होता है। इस प्रकृति में सबसे अच्छा चालक कौन सा है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सोना सबसे अच्छा चालक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। चांदी की चालकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में, तत्वों की तुलना में सबसे अच्छी होती है। तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। तो चांदी सबसे, और
इसके बाद में आते हैं, लेकिन सबसे चांदी को हम काम में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये सबसे महंगी धातु है, ये सबसे महंगी धातु होती है, इसलिए हम चांदी को काम में नहीं लेते हैं। तो चांदी सबसे महंगी धातु, इसलिए हम चांदी को काम में नहीं लेते। इसके बाद जैसे तांबा है, तांबा अपन ज़्यादा काम में लेते हैं क्योंकि तांबे की चालकता भी अच्छी होती है और साथ ही साथ तांबा जो होता है उसकी सामर्थ्य जो होता है, कैपेसिटी, सहन करने की क्षमता, ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तांबे को हम ज़्यादा काम में लेते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम में भी चालकता अच्छी होती है, लेकिन एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जिसे अपन बोलते हैं गलनांक, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, तो ये जल्दी से पिघल जाता है, इसलिए इसका उपयोग भी लेते हैं आजकल। लेकिन इसका उपयोग जहाँ तापमान को कम सहन कर सकता है, इसलिए जल्दी पिघल जाता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम को अपन बहुत सारे जॉइंट करके और फिर काम में लेता है। जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके अंदर एल्यूमिनियम का वायर होता है और उसको आपस में बीच में अपन स्टील का वायर और उसके चारों ओर एल्यूमिनियम का वायर लपेट के फिर इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद सोना होता है, सोने की चालकता इनकी तुलना में कम होती है चांदी की तुलना में, लेकिन सोना बहुत ही महंगी धातु होने के कारण सोने का उपयोग अपन नहीं लिया जा सकता। इसके बाद लोहा है, बाकी बहुत सारी धातुएं आ गई है जिनमें करंट बहने लग जाता है, तो वो सब भी चालक की श्रेणी में ही आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ जैसे कि बेकेलाइट। अब देखो मैं यहाँ पर रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब, कागज़, रुई, इन सब का उपयोग नहीं लिख के मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नाम लिखे हैं ताकि मैं आपको इनके बारे में बता सकूं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि बेकेलाइट, तो देखिए बेकेलाइट कहाँ काम आता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानने की बात है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि इसका परीक्षा में एग्ज़ाम के अंदर, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे ईयरली एग्ज़ाम हो, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्विच किसके बनाए जाते हैं। जो हमारे घरों के अंदर जो स्विच बनते हैं, घरों में स्विच लगाए जाते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, तो वो सब बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। तो बेकेलाइट की क्या खास बात होती है, इसी के स्विच क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कुचालक पदार्थ है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसकी बात यही है। दूसरा, बेकेलाइट ऐसा पदार्थ है कि इसको जब अपन गर्म करते हैं, ये जब गर्म होता है तो यह और कठोर होता जाता है, गर्म होने के बाद और कठोर होता है। जैसे अगर ये स्विच रबड़ के बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ही इसमें करंट बहती तो ये गर्म हो जाता, और गर्म होने के बाद में क्या होता, पिघल जाता। तो हम जैसे ही स्विच को हाथ लगाते तो स्विच क्या हो जाता, हमारा पिघल जाता, तो हमारे हाथों को जला सकता था और साथ ही साथ पिघल जाता, तो नुकसान पहुंचाता और बहुत सारे। तो बेकेलाइट की एक ख़ास बात है कि ये जितना ज़्यादा गर्म होता जाएगा उतना ही ज़्यादा कठोर होता जाएगा। तो ये कौन से प्लास्टिक के अंदर आते हैं, 2 टाइप की प्लास्टिक होती है, तो उसके अंदर तो ये 2 प्रकार की प्लास्टिक होती है। उसके अंदर एक प्लास्टिक तो ऐसी होती है जिसे अपन गर्म करते हैं तो वह वापस अपनी पूर्व स्थिति में, उसे अपन वापस नहीं ला सकते हैं, और दूसरे जिसे गर्म करते हैं तो वापस पूरी स्थिति में लेके आ जाते हैं। तो बेकेलाइट से वह प्रकार है जिसे अपन गर्म करेंगे तो वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं ला पाएंगे, तो उसका प्रकार है। दूसरा नेक्स्ट हमारा है पोर्सिलेन। पोर्सिलेन का काम आता है, पोर्सिलेन का अपन दूसरा नाम चीनी मिट्टी के भी कह सकते हैं कि पोर्सिलेन का ही दूसरा नाम है चीनी मिट्टी। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पोर्सिलेन का उपयोग हमारे फ्यूज के अंदर, जो पदार्थ होता है उसके अंदर किया जाता है। दूसरा, आपने खंभों के यहाँ, घर के बाहर जो खंभे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे, उन खंभों के ऊपर आपने जो ये लाइनें जो हैं, वायर जो जा रहे हैं, ये वायर जा रहे हैं, तो ये जो खंभा है, इस खंभे से पोल के द्वारा, इसको पोल भी कहते हैं, तो इस पोल के द्वारा जब हमें कभी नेक्स्ट आगे कहीं पहुंचाना है, जैसे इस लाइन को आगे पहुंचाना है, तो यहाँ पर करंट ना लग जाए इस खंभे के द्वारा, तो यहाँ पर पोर्सिलेन के, चीनी मिट्टी के ये इंसुलेशन पदार्थ लगाया जाता है, जिसकी वजह से करंट नहीं आता है
तो यहाँ काम में लेते हैं पोर्सिलेन। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस भी एक इंसुलेटिंग पदार्थ है। इसका उपयोग भी चालक पदार्थों से धारा के मान में रुकावट पैदा करने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टोस की शीट देखी होगी, ये भी एक तरह से चीनी मिट्टी जैसा ही पदार्थ है। जैसे हमारा इसका उपयोग मेन, जैसे कि किसी ने डीसी के स्टार्टर देखे हों, डीसी के स्टार्टर, डीसी के अंदर धारा को, डीसी जो मोटरें होती है उनको चलाने के लिए स्टार्टर काम में लेते हैं, जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इन स्टार्टर के अंदर, अगर इन स्टार्टर को किसी ने खोला हो तो उन स्टार्टर के अंदर, और 4 पॉइंट स्टार्टर, उन स्टार्टर के पीछे जो वायर जो रहता है, जो हमारा जो ये ऐसा वायर होता है, ये वायर जिसके ऊपर लपेटा रहता है जिस सीट के ऊपर, उस सीट को एस्बेस्टोस की सीट कहते हैं। और भी बहुत सारे उपयोग है, पर ये उपयोग हमारे किसी ने देखा हो नॉर्मली तो ये सबको दिख जाता है कि, इसलिए मैंने यही उपयोग बताया आपको। दूसरा है पीवीसी। पीवीसी के बारे में, पीवीसी जो होता है इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसका, पीवीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है? पीवीसी का उपयोग हमारे ये जितने भी हमारे आपने जो घर के अंदर जो लाइनें देखी है कि घरों में जो कनेक्शन करते हैं, तो उन्हें जिस पाइप के अंदर उन वायरों को डाला जाता है उसे पीवीसी के पाइप कहते हैं। एक तरह से प्लास्टिक का पदार्थ, प्लास्टिक का ही एक रूप है ये, तो उसे पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी के पाइप आपने सुना ही होगा कि पीवीसी के पाइप लेके आना, पीवीसी, और अपने जो ये जो उसे कंड्यूट पाइप भी बोलते हैं, प्लास्टिक के पाइप है उसे कंड्यूट पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो वो पीवीसी के ही बने होते हैं। और जितने भी ये अधिकतर बने हुए ये जो वायर है, जैसे पीवीसी वायर है, जो हम जो वायर काम में लेते हैं, उस वायर के ऊपर इंसुलेशन पदार्थ लगा होता है, वो पीवीसी का ही लगा होता है। तीसरा पदार्थ है हमारा अर्धचालक पदार्थ। तीसरा पदार्थ कौन सा? अर्धचालक पदार्थ। तो देखो, अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो अधिकतर जर्मेनियम और सिलिकॉन का बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी पहले विशेषता देख लेते हैं कि अर्धचालक पदार्थ की क्या विशेषता होती है। अर्धचालक पदार्थ की यह विशेषता होती है कि इनमें यह सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान जब है, सामान्य स्थिति देख लेते हैं, सामान्य तापमान देख लेते हैं। सामान्य स्थिति में ये कैसा व्यवहार करते हैं? ऐसा सामान्य स्थिति जब रहती है तो यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब इसमें कोई करंट नहीं बहेगी। अगर हम इसके नॉर्मल, अगर इसको सर्किट में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल ये यूं ही पड़े हुए हैं, तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे ही इसके अंदर इसको सर्किट के साथ जोड़ा जाता है, इसको तापमान गर्म किया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो इसके अंदर करंट बहना शुरू हो जाती है। मतलब ये फिर क्या बन जाते हैं? फिर ये चालक पदार्थ बन जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं, इनकी चालकता का मान चालक पदार्थ से, ये अपन बोलते हैं चालक पदार्थ से इनका मान जो होता है, देखो जिधर खुला मुंह है इसका मतलब उसका मान ज़्यादा है। तो चालक, और यहाँ पर आ गया अर्धचालक, ये अर्धचालक, और तीसरा है कुचालक। कुचालक की चालकता का मान बिल्कुल 0 ही होता है, तो इसे तो सबसे कम ही रखते हैं कुचालक पदार्थ, तो सबसे अच्छा है। तो अपन कह सकते हैं, इसकी परिभाषा है अर्धचालक पदार्थ की, वह पदार्थ जिनकी चालकता का मान चालक पदार्थ से कम लेकिन कुचालक पदार्थ से ज़्यादा होती है, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। और अर्धचालक पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? अर्धचालक पदार्थ हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। दो प्रकार है, जर्मेनियम को Ge से दर्शाते हैं और सिलिकॉन को Si से दर्शाते हैं। सिलिकॉन एक तरह से सिलिकॉन की मिट्टी होती है, तो सिलिकॉन एक मिट्टी का ही एक रूप है पदार्थ। तो अब अपन बात, ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि चालक पदार्थ कैसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ कैसे कहते हैं, और तीसरा है हमारा अर्धचालक पदार्थ कैसे कहते हैं। तो अब अपन यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दे रखे हैं इन पदार्थ की, हमें याद होना चाहिए कि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि
जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करते हैं, जैसे जर्मेनियम, तो जर्मेनियम किस नंबर पे आ रहा है, सिलिकॉन किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, और जर्मेनियम जो आता है वो हमारे 32 नंबर पे आता है। तो देखिए, अब इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर, मतलब कि n मतलब होता है कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। देखो इसे कैसे समझेंगे का, इसका हमारे इलेक्ट्रिसिटी में क्या उपयोग है, कक्षकों की संख्या। ये हम इस स्लाइड में आ गए हैं पुरानी, कि हम यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जर्मेनियम के अंदर, जर्मेनियम को अपन अर्धचालक क्यों कहा, इसको अपन ने चालक क्यों नहीं कहा, इसको कुचालक क्यों नहीं कहा, अपने तांबे को अपन ने चालक क्यों कहा, इसको कुचालक क्यों कहा, कुचालक क्यों नहीं कहा, तो उसको समझने के लिए हम ये कर रहे हैं कि इनको इसी श्रेणी में क्यों बांटा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे जर्मेनियम की, मैं इस स्लाइड पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन जर्मेनियम की बात करते हैं, तो उससे पहले सिलिकॉन की बात करें, क्योंकि सिलिकॉन का नंबर पहले पे आ रहा है। सिलिकॉन जो है वो कितने नंबर पे आया था, सिलिकॉन सिलिकॉन हमारे 14 नंबर पे आया था, तो इसकी पहले बात करते हैं। तो उस फॉर्मूले से करेंगे 2n स्क्वायर, तो अपन मान लो n बराबर, n का मान यहाँ 1 रख रहे हैं, तो 2 इंटू एन स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 2 एकम 2। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट जो कक्षक है, यहाँ अपन 2 परमाणु रख सकते हैं, 2 परमाणु रख सकते हैं। इसके बाद अपन ने लिया n बराबर 2, n बराबर 2 लिया, 2 लेने से 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब अगले वाला जो हमारा कक्षक है उसमें अपन 8 परमाणु रख सकते हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कक्षकों में बांटा हुआ है कि फर्स्ट कक्षक है तो इसमें 2 ही रहेंगे, दूसरा है तो इसमें 8 रहेंगे। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें n बराबर कितने रखे, 3 रखे, तो इसमें n बराबर 3 रखने पर इसमें कितना मान आना चाहिए, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, तो अगले वाले के अंदर 18 आना चाहिए। अब अगला वाला कक्षक है, इसमें कितने आने चाहिए, इसमें 18 आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए, लेकिन हमारा इसका परमाणु क्रमांक कितना है सिलिकॉन का, 14, 14 है, तो 14 के हिसाब से फर्स्ट सेकंड मतलब 1 2 3 4, तो 4 ही बचे, 4 के बचे 2 और 8 मिल के 10 हो गए, और 10 और बचे कितने, 14 में से 10 गए तो 4 बचे, तो 4, लेकिन आने कितने चाहिए, 18। इसका मतलब इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। तो अब ये क्या करेगा, ये किसी के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो जुड़ने पर इसके लिए क्या आसान होगा, यह किसी को 4 दे दे वो ज़्यादा आसान होगा, या यह किसी से 14 ले ले वो ज़्यादा आसान होगा। तो सीधी सी बात है, ये किसी को 4 दे दे तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, तो ये एक अर्धचालक पदार्थ बन गया कि जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जिनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये 4 किसी को दे देंगे, और देने के बाद क्या बन जाएंगे, मतलब इन्हें किसी के साथ जोड़ेंगे, या इनको तापमान, इनका मतलब गर्म करेंगे, इनको तापमान देंगे, या किसी सर्किट में जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये 4 इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे किसी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का जाना ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये अपन ने सिलिकॉन का देखा, सिलिकॉन को वेरीफाई किया कि सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब अपन देखते हैं जर्मेनियम भी अर्धचालक है, क्या जर्मेनियम में भी इसी प्रकार आ रहे हैं, तो जर्मेनियम के अंदर भी देखते हैं। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जर्मेनियम का अभी अपन ने देखा था 32 होता है, 32 है, 34 है, वो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं 32 ही रख रहा हूँ, वैसे 32 ही सही है, फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले बाहरी कक्ष में फर्स्ट नंबर का जो है हमारा, उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, फर्स्ट कक्षक में 2 आने चाहिए, हाँ, तो फर्स्ट है
फर्स्ट में 2 आने चाहिए, सेकंड में कितने आने चाहिए, सेकंड में 8 आने चाहिए, 8 और 10 हो गए, सॉरी इसका मैं एक बार यहाँ कंफर्म कर लिया, 34 आ रहा है इसका आंसर। जर्मेनियम में 34 होते हैं, उसमें 14 और इसमें 34, ऐसे याद रखना, दोनों के पीछे 4 4। तीसरे में कितने आने चाहिए, तीसरे में 18 अपन ने चेक कर ही लिया था, तो 8 2 10, 10 और 18 कितने हो गए 28। तो चौथे में कितने आने चाहिए, चौथे में आने चाहिए 28, 28 के बाद कितने बचे, 28 और 4 32। मेरे को थोड़ी इसमें कंफ्यूज है, तो इसका मतलब इसका 32 ही होता है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, शुरू से ही मुझे इसके अंदर डाउट रहता है कि 32 है या 34 है, तो इसका 32 रहता है और उसका 34 है। ठीक है, सिलिकॉन का 14 है और इसका 32 है। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो यहाँ से अगर इसका 32 है तो फर्स्ट में अपन ने 2 ले लिया, सेकंड में हमारे 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 18 कितने हो गए 28 हो गए। अब हमारे 28 हो गए, लेकिन हमारे बाहरी वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका जब 32 मान है तो 32 में से 28 गए तो बचे कितने 4, तो इसके अंदर भी 4 बच जाते हैं। तो हमने चेक कर लिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दोनों के बाहरी कक्ष में 4 बच रहे हैं। तो इसमें तो ये अर्धचालक पदार्थ, तो अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो अर्धचालक पदार्थ। अब अपन एक चालक पदार्थ की भी देख लेते हैं कि चालक पदार्थ में क्या होता है। चालक पदार्थ में अपन एल्यूमिनियम का और तांबे का देख लेते हैं, इनका आसानी से निकल है क्योंकि इनका कम है, एल्यूमिनियम और तांबे का अपन देख लेते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम किस नंबर पे आ रहा है और तांबा किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं टेबल के साथ बोल के आपको बता देता हूँ कि एल्यूमिनियम किस, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं इसको टेबल से याद रखता हूँ। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेरा आ रहा है 13 नंबर पे, एल्यूमिनियम आ रहा है 13 नंबर पे आ रहा है, और कॉपर का हमें पता ही है 29 नंबर पे। तो हमें देखना है इन दोनों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अभी अपन चेक करेंगे इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन है 13 एल्यूमिनियम हमारे कितने नंबर पे आया था, एल्यूमिनियम हमारे 13 नंबर पे आया था। तो 13 नंबर पे आया था, तो हमें पता ही है फर्स्ट जो हमारा नंबर है, फर्स्ट जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फर्स्ट कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 इलेक्ट्रॉन आए। सेकंड जो कक्षक है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें हमारे 8 आएंगे, तो 8 और 2 हो गए 10। अब हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक कितना है एल्यूमिनियम का, इसका परमाणु क्रमांक है 13 परमाणु क्रमांक है, तो 8 और 10 है। तो तीसरे में कितने बचे इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तीसरा पूरा नहीं भरेगा तो इसमें कितने बच जाएंगे हमारे, तो इसमें हमारे 3 बच जाएंगे। तो इसका मतलब अब हमें चाहिए कितने, 18 चाहिए, लेकिन हो कितने रहे हैं 3 ही हो रहे हैं। तो ये 3 को क्या करेगा, किसी के साथ जोड़ देगा, किसी के साथ जुड़ने पर यह फटाफट से 3 को उधर भेज देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब एल्यूमिनियम क्या है, हमारा एक चालकता दर्शा रहा है। तो याद रखना एल्यूमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इसी प्रकार कॉपर का देखते हैं हम, कॉपर जो है वो 29वें नंबर पर आता है। कॉपर जो है वो हमारे 29वें नंबर पर आ रहा है, 29वें नंबर। तो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड जो कक्षक है हमारा उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए 18 हो गए, 8 2 10 और 18 कितने हो गए 28 हो गए, 28 हो गए। तो अब हमारे 28 हो गए, इसका नंबर जो है परमाणु क्रमांक है 29वां। तो 29 में से 28 गए तो कितना बचा, तो चौथा जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उसमें बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को देखो कितना आसानी से किसी के साथ जब ये जुड़ेगा तो कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, भेज देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से दूसरी जगह भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या है, विद्युत धारा है, तो इसमें फटाफट से
करंट बहेगी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पता लगाया कि एल्यूमिनियम और कॉपर में भी सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कॉपर चालक है, क्योंकि इसके अंदर एक है और एक को भेजना देना आसान होता है किसी से, तो इसलिए इसके अंदर बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर सबसे अच्छा चालक हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में क्या हो गया, केवल एक इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षक में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम दूसरों का भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन अब हम सबका नहीं निकालेंगे। हमें बस याद रखना है कि चालक पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता बहुत आसानी से बह जाती है किसी के साथ भी। जैसे ही हम कॉपर के वायर को या तांबे के वायर को, एल्यूमिनियम के वायर को जब अपन सप्लाई के साथ टच करते हैं तो उसमें बहुत फटाफट से करंट बहने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो, जैसे ये हमारा तांबे का वायर है, ये तांबे का वायर है, अब इसमें मैंने ये केवल एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा। इस कॉपर के एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जो हमारा एक बचा था उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को इसे दर्शाते हैं। और ऐसे ही एल्यूमिनियम के अंदर 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, जर्मेनियम में अपन ने 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाले, और सिलिकॉन के अंदर भी हमने 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाले। तो जैसे ये अभी एक तांबे का वायर है छोटा सा, अब ये एक वायर है, तो इसमें कई गुना, कई हजारों लाखों गुना क्या होंगे, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक वायर में सोचो कितने सारे परमाणु होंगे, लाखों परमाणु होंगे। वो लाखों परमाणु के अंदर हर एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लाखों के अंदर लाखों मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही इसको जब अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, इस वायर को सप्लाई बैटरी के साथ, सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, इन पर ऋणात्मक आवेश है। तो ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने की कोशिश करेंगे, प्लस की तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपरीत, हमेशा विपरीत की तरफ ही आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश और बैटरी के ऊपर धन आवेश है, तो ये ऋणात्मक धन आवेश ऋणात्मक को आकर्षित करेगा। जैसे इसको सप्लाई मिलेगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या हो गया, करंट बहना शुरू हो गया। और करंट की ये प्रॉपर्टी होती है धारा की, कि जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हमारी करंट बहेगी। तो इधर से करंट बह रही है, इधर से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो करंट हमारी यूं बहेगी। तो इसलिए करंट हमारी कहाँ से कहाँ बहती है, इसलिए करंट हमारी प्लस से माइनस की तरफ बहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारे चालक पदार्थों के अंदर करंट का बहाव किसकी वजह से होता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ विद्युत की हम कुछ परिभाषाएं देखने की कोशिश करेंगे कि विद्युत की परिभाषाएं मुख्य मुख्य क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हमारे को दे रखा है फर्स्ट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है आवेश। आवेश जो होता है, आवेश अभी अपन ने देखा, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज। और आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मतलब इसको किस में मापा जाता है, तो इसको कूलाम में मापा जाता है। आवेश को किस में मापते हैं, आवेश को कूलाम में मापा जाता है। आवेश को मापने के लिए, और इसे सी से, कूलाम को सी से, ठीक है। तो आवेश जो होते हैं इसे क्यू से दर्शाते हैं और कूलाम में मापते हैं। और अब आवेश का बहना ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो धारा क्या होती है, आवेशों का बहना। अब ये जो आवेश होता है ये धन आवेश होता है और ऋणावेश भी होता है, धन आवेश होता है और ऋणावेश भी होता है। तो यहीं से कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम होता है कि जो समान दो आवेश है, इन दोनों आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाए और उनके बीच की दूरी क्या मान ली, आर मान ली। और तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, उस बल का मान होगा F बराबर Q, इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, Q1 Q2 बटे हुए आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है कि दो आवेश है, ये दोनों आवेश जब समान आर दूरी पर हो और इनका आवेश जो है अलग अलग परिमाण के हो, जैसे Q1 और Q2 परिमाण के, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, तो उसके गणना हम इस प्रकार से करते हैं कि इन दोनों आवेश का गुणा और उनके बीच में जो उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। तो आवेश जो होता है, तो उसके बीच में लगने वाला जो बल होता है
वो आवेश के समानुपाती होता है, ये कूलाम ने नियम दिया था। इसके बाद ये आएगा, यहाँ पर के आएगा, एक के नियतांक आएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, एफ जो समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से के आया और के का मान जो होता है वो हमारे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है, ये एक स्थिरांक पराविद्युत स्थिरांक होता है और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, इसे याद रखना। और पाई का मान सबको पता ही 3.14 और 4 का मान पता है। और अगर अपन केवल के का मान इन सबको गुणा भाग करके, जैसे 1/1/4 इंटू पाई का मान अपन देखें, पाई का मान हमारे आ रहा है 3.14, पाई का मान 3.14 और इसका मान रखें 8.85 इंटू 10 की घात -10। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे डायरेक्ट ई के डायरेक्ट मान पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद करने का मतलब ज़रूरत पड़ेगी कि E0 का मान एक तो याद होना चाहिए 8.85, 8.85 इंटू 10⁻⁻10, और दूसरा के का मान हमारे को याद होना चाहिए। के का मान भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9, और इसका न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन, इसका मैं मात्रक वापस लिख देता हूँ, के का मान यहाँ लिख देता हूँ। के का मान होता है के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 याद रखना है। इसके बाद अपन चलते हैं तो आवेश के आ गया, और एक सूत्र और होता है कि Q बराबर, ये सूत्र भी कभी कभी पूछते हैं कि Q आवेश बराबर होता है N इंटू ई। N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ कक्षक है ना, और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू, जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 10 की घात -19 कूलाम, और N मतलब होता है नंबर ऑफ, ये E का मान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आएगा क्वेश्चन में तो मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा विभवांतर। अब देखो, विभवांतर, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज, तीनों सुनने में समान लगते हैं पर तीनों में ही डिफरेंस है, तीनों में ही कुछ ना कुछ अंतर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल का ईएमएफ बोलते हैं, और ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये विद्युत वाहक बल का नाम है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या होता है विद्युत वाहक बल? विद्युत वाहक बल जो होता है एक ऐसा बल जिसकी वजह से धारा बहती है, मतलब बल को, धारा को जो बहने के लिए प्रेरित करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, या ऐसा अपन कह सकते हैं कि जो धारा को धक्का लगाएगा उसे ही विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल आ गया। दूसरा है हमारा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है कि दो विभवों के बीच का अंतर। तो जैसे ये एक वायर का एक सिरा है और ये वायर का दूसरा सिरा है, इन दोनों वायरों के बीच में करंट बहेगी, इन दोनों वायर के बीच में एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट को बहने के लिए जो बल प्रेरित करता है उसे अपन विभवांतर बोलते हैं। या अपन इसकी परिभाषा दे तो ऐसा देना पड़ेगा हमारे को कि आवेश को इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? हमारा विभवांतर कहलाता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करेंगे, जो कार्य किया जाएगा उसे विभवांतर कहेंगे। आवेश को हम क्या कहेंगे? कार्य को हम W से दर्शाएंगे और आवेश को हम दर्शाएंगे Q से। तो यहाँ पर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको इससे क्या हो गया? ये हो गया PR पोटेंशियल, PD पोटेंशियल डिफरेंस,
या विभवांतर, और विभवांतर को दर्शाने के लिए P और ये D, और इसका सूत्र क्या हो गया W/Q, और इसका मात्रक क्या होगा, यह मात्रक तीनों का ही वोल्ट होगा, तीनों का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत वाहक बल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज, विभव। इसका मात्रक भी वोल्ट है। विभव में क्या अंतर है, आवेश को एक बिंदु से, आवेश को अनंत से, इसमें क्या आएगा अनंत से, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, हमारा विभवांतर कहलाएगा। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, विभव कहलाएगा, सॉरी। इसका मात्रक भी वोल्टेज होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों में यह डिफरेंस है कि देखो, विद्युत वाहक बल जो है इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, यह इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों, चाहे इससे बहने वाली धारा का मान जीरो हो जाए, क्योंकि ये जो जनरेटर जो है उससे जो उत्पन्न होता है उसे ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो जनरेटर हमेशा कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा, चाहे उससे बहने वाली धारा का मान जीरो हो जाए, लेकिन इसका मान कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन विभवांतर जो है, विभवांतर का मान धारा पर निर्भर करता है। तो धारा अगर मान लो जीरो हो गई, तो जब धारा किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, किसी में सर्किट के अंदर, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब ये प्लस और माइनस है, जब इसमें बहने वाली धारा ही जीरो है, तो फिर इसका क्या काम है किस सर्किट के अंदर, तो इसलिए यह जीरो हो सकता है। तो विभवांतर जीरो हो सकता है, लेकिन विद्युत वाहक बल जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। और अपन एक दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक जो बल है वो धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विभवांतर धारा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा अभी बता चुका हूँ मैं। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है, आवेश मतलब Q, आवेश मतलब होता है Q, आवेश के प्रवाह की दर को, तो Q/T इसका सूत्र है, और इसे I से दर्शाते हैं। तो I = Q/T, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q मतलब होता है कूलाम / समय, ये इसका मात्रक है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड SI मात्रक दे रखा है, स्टैंडर्ड यूनिट दे रखी है इसको। तो विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक हो गया एम्पियर। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। और इसे किससे विद्युत धारा को किस मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो इसे एमीटर द्वारा मापा जाता है, एमीटर। और ऐसे ही में इन बलों को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इनको V से दर्शाते हैं, और इनको वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, वोल्ट मीटर के द्वारा इनको मापा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है और एमीटर को किस में जोड़ा जाता है। तो जो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर उसे हमेशा समांतर में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। ये क्रम मैं बताऊंगा समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। और जो हमारा एमीटर जो होता है, एमीटर को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, श्रेणी क्रम में। तो ये क्रम है, ये क्रम बताऊंगा मैं बाद में अगले लेक्चर के अंदर या और तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वोल्ट मीटर को समांतर की जगह श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, वोल्ट मीटर को समांतर की जगह श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इसे अगर अपन श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, तो वोल्ट मीटर को जब समांतर की जगह श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो यह रीडिंग हमारी सही नहीं दिखाएगा, मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एमीटर को जब अपन श्रेणी की तुलना में समांतर में जोड़ दें गलती से, तो ये एमीटर क्या होगा, यह जल जाएगा। एमीटर हमारा
जल जाएगा, खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ना चाहिए, एमीटर को श्रेणी में जोड़ना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र मतलब होता है फील्ड, मतलब एक निश्चित एरिया जिसमें करंट का आभास किया जा सके, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एक वायर है, इस वायर में करंट बह रही है, तो इसके चारों ओर एक करंट का एहसास होता है, ठीक है, क्योंकि एसी करंट है तो इसका कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है बाहर की बॉडी की तरफ वायर में। मतलब इसके जब भी ऐसा सुनने में आया होगा कि यह कोई आदमी या कोई पक्षी वगैरह इसकी चपेट में आ गया, तो वो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के एरिया में आने की वजह से ही वो इसकी चपेट में आ जाता है, तो वो एक एरिया हो गया, तो उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जिसमें विद्युत का, इसकी परिभाषा है जिसमें विद्युत को अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो ये है चारों ओर जो एक क्षेत्र है, जैसे कि तो कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर मान लो कोई आवेश दे रखा है Q, और उस बिंदु के ऊपर अगर अपन बल लगाएं, है ना, तो उसके ऊपर बल लगाएं, तो F बल लगा रहे मान लो, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र याद रखना हमें केवल, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्र क्या होता है, तो E बराबर क्या होगा, F बटे वे Q होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, E बराबर F बटा Q। और ऐसा ही हमने एक फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था कि विभव का फॉर्मूला पढ़ा था इसका, वोल्टेज का, कि V बराबर क्या होता है, आवेश V बराबर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चालकता की। आज हम इसी स्लाइड को ही पूरा करेंगे, क्योंकि लेक्चर क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज अपन पढ़ रहे हैं इसको, हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ रहे हैं केवल, तो इसकी वजह से लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। अभी अपन ये करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंडक्टेंस की, या इसको बोलते हैं चालकता। तो चालकता जो होता है, चालकता क्या होती है, करंट का बहना ही चालकता है, ठीक है। जिसमें करंट आसानी से बह जाता है वो चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता को C से दर्शाया जाता है, C से। और चालकता जो होता है प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान में रुकावट पैदा करता है, और चालकता क्या होती है, धारा के मान में सुगमता पैदा करती है, ठीक है। तो और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है साइमन, ठीक है, सीमेन भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, इसका मात्रक है साइमन। ये प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है OHM, ठीक है, इसका मात्रक क्या है OHM, तो इसका मात्रक है साइमन। लेकिन कभी कभी OHM को देखो उल्टा करेंगे, क्योंकि ये 1/OHM है, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा M, फिर यहाँ से शुरू करेंगे H, तो O, तो इसका मात्रक क्या हो गया, C का मात्रक। कभी कभी साइमन आता है, कभी कभी महो आता है, और एक चीज़ और आता है, ओम इनवर्स भी लिखते हैं इसको, ओम, और क्योंकि ये ओम नीचे है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये 3 मात्रक हो गए इसके। तो चालकता क्या होती है मैंने पूरा बता दिया। इसके बाद बात करते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति को P से दर्शाते हैं, पावर, शक्ति। तो शक्ति, कार्य और ऊर्जा, इन तीनों में ही अलग अलग डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करूँगा कार्य की। कार्य क्या होता है, कार्य किसी भी वस्तु पर
जब बल लगाया जाता है तो वस्तु अपनी जगह से, सीधी सी बात है कि वो वस्तु अपनी जगह से क्या होगी, कुछ हिलेगी, हिलने से वो थोड़ी सी दूर जाएगी, तो उस दूर जाने को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन एक तरह से दूरी को बोलते हैं, लेकिन विस्थापन और दूरी में भी अंतर है, वो मैं समझाऊंगा। तो कार्य बराबर क्या हो रहा है, किसी वस्तु पर जब बल लगाने पर वस्तु अपनी जगह से कुछ विस्थापित हो रही है, कुछ हट रही है, तो उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। इसे W से दर्शाते हैं और इसे F से दर्शाते हैं और विस्थापन को D से दर्शाते हैं। तो इसका कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, वैसे जूल होता है कार्य का मात्रक, ठीक है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो क्या मात्रक हो जाएगा, F का बल मतलब होता है न्यूटन और D विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब होता है मीटर। तो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है या फिर जूल भी होता है। तो ये हमें याद रखना है कार्य क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। ये एक फॉर्मूला है कि W बटे हुए कार्य मतलब होता है W, कार्य मतलब हो गया W, W बराबर कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ हम सॉरी ये एनर्जी की बात करें, कार्य तो हो चुका हमारा, E बराबर होगा कार्य करने की दर, तो W बटे हुए T, तो कार्य ऊपर आ गया और नीचे T मतलब क्या हो गया, दर मतलब समय, कार्य करने की दर, ठीक है, उसे ऊर्जा कहते हैं। और कार्य का मात्रक क्या है, हमने देख लिया था जूल, और समय का मात्रक क्या हो गया T सेकंड, तो जूल बटे हुए समय का मात्रक क्या है यहाँ पर सेकंड, तो जूल बटे हुए सेकंड जो है वो हमारे ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसे भी इसके बाद बात करते हैं, ये सूत्र है सबको याद रखने हैं कि भाई ये सारे सूत्र याद रखने हैं कि शक्ति का क्या सूत्र है, ऊर्जा का क्या सूत्र है, कार्य का सूत्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम शक्ति की। शक्ति क्या होती है, शक्ति जो होता है P बराबर, इसे P से दर्शाते हैं पावर, P बराबर क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता है, इसे भी W बटा T से दर्शाएंगे, ठीक है, इसे भी W बटा T से ही दर्शाएंगे। कार्य करने की जो दर है इसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। और इसके नॉर्मल वैसे ये इसे इसमें भी लिखा जाता है, बाकी इलेक्ट्रिशियन के अंदर अपने शक्ति की अलग सूत्र होता है। जैसे P बराबर क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, ये होता है हमारे शक्ति की मतलब डीसी परिपथ। दो टाइप के परिपथ होते हैं, एसी परिपथ और डीसी परिपथ। डीसी परिपथ जो होता है वो एक समान चलता है समय के साथ, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है, जबकि एसी परिपथ जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। इसे भी पढ़ेंगे अपन, अभी केवल याद रखना ये डीसी परिपथ है और ये एसी परिपथ है। तो ये डीसी है और ये एसी है। तो एसी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल फेज होता है और एक 3 फेज होता है। तो यहाँ डीसी परिपथ जो होता है उसके लिए शक्ति का P बराबर होता है V इंटू आई, V मतलब वोल्ट, I मतलब धारा, तो डीसी के लिए हो गया। सिंगल फेज के लिए P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई, P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई। P V मतलब वोल्टेज, I मतलब धारा, और कोस फाई मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, V और जो I है इसके बीच में एक कोण बनता है, उस कोण का कोस क्या कहलाता है, कोस फाई, पावर फैक्टर बोलते हैं इसके। और 3 फेज के लिए क्या होगा इसका सूत्र, 3 फेज के लिए इसका सूत्र होगा P बराबर √3 V इंटू आई कोस फाई, ये होगा 3 फेज के लिए, ठीक है। ये 3 फेज के लिए पावर है। तो तीनों के लिए ही पावर का अलग अलग फॉर्मूला है, डीसी के लिए अलग, सिंगल फेज एसी के लिए, 3 फेज एल के लिए, 3 फेज एसी के लिए अलग फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सभी के अंदर डिफरेंस अपन ने समझ लिया है। और अब मैं धीरे धीरे अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा समय देना पड़ रहा है।
तो मैं इसमें समय दूंगा और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसे और अपने लोगों के पास भेजो ताकि उन्हें मदद मिले कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन की जगह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसी को समझ में आएंगे जिसको बेसिक नॉलेज होगा। तो बेसिक नॉलेज के लिए ही ये वीडियो है आपके पास, ये वीडियो सीरीज शुरू की है मैंने। ये अच्छी लगे तो इसे आप अपने सुझावों के द्वारा मुझे बताएं, और मैं इसमें और कुछ ऐड करूँगा। इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे, ताकि हमारे ये जो थ्योरी पढ़ा है इसको क्वेश्चन के द्वारा हम और अच्छे से समझ सके। क्वेश्चन के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमने कितना सीखा है। तो आज के लिए यही लेक्चर, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।